अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, अगर सैलाब की सूरत हाल की बात की जाए तो तबाहकारियाँ मुल्क भर में जारी हैं और ख़तरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। डेथ टोल की अगर हम बात कर लें तो 1136 तक नंबर पहुंच चुका है। 1000 से ऊपर हलाकतें इस कैटास्ट्रफी में हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि 2010 के बाद आने वाला ये सबसे तबाहकुन सैलाब है कि इस 10 साल के अरसे के दौरान भी क्या ऐसे इंतज़ामात किए गए थे कि इस तरह के जो डिज़ास्टर्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। ये सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद NDMA का दावा ये है कि 4 लाख अफराद जो है वो रेस्क्यू कर चुके हैं उनको, और अब भी रिलीफ़ का रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ़ इलाकों में जो हुकूमत के नुमाइंदगान हैं वो भी पहुँच रहे हैं और साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी वहाँ पर जारी है। और इमदादी सरगर्मियों की अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी है, उनकी तरफ से भी एड मुल्क में फ़्लो कर रही है। लेकिन ज़रूरत जो है वो इसी अमर की है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंसेंसस शो करे और जो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है तबाही की, इसको कंट्रोल करने के लिए तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो बरूए कार लाए जाएँ। प्रोग्राम में आगे बढ़कर इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आज सियासी भौचाल की अगर हम बात करें तो दोबारा सियासत में हलचल दिखाई दी और एक ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। ये ऑडियो कॉल जो हमारे आज सामने आई है वो शौकत तरीन साहब, जो कि इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं, उनके दरमियान और मोहसिन लगारी जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं उनके दरमियान एक कॉल थी। और इस कॉल में एक ऐसी गुफ्तगू सुनने को मिली जिसने बहुत बड़े ये सवाल खड़े किए कि आया तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्की मफाद को कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कर रही है? क्या वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये चाह रही है कि IMF की जो डील है उसको सबोताज कर दिया जाए? हम चाहेंगे कि ये कॉल आपको सुनवाएं और उसके बाद इस पर कमेंट करें। अभी से सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि ना कि IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे, लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिस्ट्री और हम उनको बिल्कुल। तो एक गुफ्तगू आपने सुनी और मोहसिन लगारी साहब ने सवाल ये किया कि क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इससे नुकसान तो नहीं होगा, जिस पर शौकत तरीन साहब ने मुबैना तौर पर, क्योंकि ऑथेंटिसिटी अभी चेक होने वाली है, तो मुबैना तौर पर जवाब ये आया कि क्या हमारे चेयरमैन के साथ जो रवैया बरता जा रहा है वो क्या हमारे मफाद में है, या हमें दीवार से लगाया जा रहा है वो हमारे मफाद में है। इस तमाम तर गुफ्तगू के बाद सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या आया तहरीक इंसाफ का ये जो रवैया है, या अगर इस कॉल को ऑथेंटिक कहा जाता है और ये साबित भी होती है, तो फिर कौन जवाब देगा कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह क्या बनी। इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। फिरदौस साहब, बताइएगा, ये कॉल जो है वो नाजरीन ने भी सुनी, आपने भी सुनी, जो गुफ्तगू सामने आ रही है बड़ी शॉकिंग है और हमें पता है कि IMF के प्रोग्राम से मुंसलिक है पाकिस्तान की मैशत इस टाइम के ऊपर, कि अगर वो टाइम पे हमें नहीं मिलता तो दीगर जहाँ से कंट्रीज से पाकिस्तान को एड आती है वो भी डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो ऐसी महंगाई के सैलाब की सूरत हाल में, जब डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, बिजली महंगी हो रही है, IMF का प्रोग्राम रोकना क्या दानिशमंदाना बात है आपके नज़दीक? आज सारी ये है कि इस सिलसिले में बातचीत पहले खुलेआम हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को IMF के प्रोग्राम को सबोटेज करने की नीयत होती तो उसके पास बेतहाशा तरीके हैं
turmoil on the streets of Islamabad, लॉकडाउन ऑफ इस्लामाबाद, ये सारी चीज पूरे मुल्क के अंदर मुल्की हड़ताल, अगर ये सब भी किया जाता तो इस्लामाबाद और ये डिमांड जो है कि जी आप जो है ये गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल है, दैट इज इनफ। पहली चीज मैं इस कॉल के ऊपर एक सवाल और भी कहना चाहूंगा, क्या हमारे बनाना रिपब्लिक में होने में कोई शक रह गया था तो शायद इस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग किसने, जिसने ये रिलीज की है वो पहले ये तो बताए कि मेरा एज अ सिटीजन फंडामेंटल राइट्स क्या है, आई कांट इवन मेक अ प्राइवेट कॉल। ये क्या बुनियादी हकूक की पामाली नहीं हो रही? सर, who do you think has released the audio? जी किसने ऑडियो ये रिलीज किया? आपका क्या ख्याल है? मुझे क्या पता किसने रिलीज किया, आपके पास आइए, मैंने कोई रिलीज किया जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। सर, आपने ये कहा ना कि हमें सोचना ये चाहिए। जिसने भी रिलीज की है, he should realize that the fundamental rights of a citizen have been violated. बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन इस कॉल के जी इस कॉल का जो सब्सटेंस है, जो कंटेंट है, अगर उस पर कमेंट करें। Any information obtained through illegal means is illegal. जी बात ये है कि तक तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है वो हम हमेशा बड़े क्लियर है कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तानी। अगर वो बात कह रहे हैं शौकत अजीज साहब के केपी या पंजाब के अंदर हमने जो सरप्लस की बात की थी, जी क्या फिर झूठ बोलवाना चाहते हैं? क्या वो सरप्लस रहेगा इन फ्लड्स के बाद? अच्छा, आप मुद्दे की तो बात कीजिए ना। आप चाहते हैं कि एक दफा फिर IMF कहे कि ये लोग वादे करते हैं और ये झूठे हैं। अगर उन्होंने सच बात कहने की बात की है तो IMF से बैठ के बात तो करनी पड़ेगी कि इस मुल्क में सैलाब आया है, जी इस मुल्क में इतने लोग बेघर हो गए हैं, इस मुल्क के अंदर अभी तक कहा जाता है कि 35 बिलियन रुपए का नुकसान खड़ी फसलों को हो चुका है। इस मुल्क में 5.5 लाख लोगों के घर टूट चुके हैं। 3.5 करोड़ आबादी जो है अब फ्लड से इफेक्ट हुई है। इसकी रिहैबिलिटेशन के लिए पैसे कहां से आएंगे? उसी बजट में आएंगे। अच्छा, क्या आप टारगेट्स मीट करेंगे? सही। सिर्फ कीचड़ उछालने का मकसद है? मैं तो समझता हूँ कि बात तो सही की है शौकत अजीज साहब ने। अच्छा, कि सच बोलो जाके कि वो आज अप्रिशिएट तो करेंगे, ये पाकिस्तानी कौम के जो लोग हैं ये सच तो बोलते हैं। इससे कि हम जब साइन कर रहे थे उस वक्त हमें पता था ये आफत आ रही है, और आज ये आफत आ गई है तो ये सूबाई हुकूमतें क्या करेंगी? लोगों को भूखा मरने दें? ठीक। आप तो इस तरह सवाल कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। सच बोलना जुर्म हो गया? लोगों के फोन कॉल को सुनना जुर्म नहीं है, सच बोलना जुर्म है। ये कहाँ की मंतक है? फिरदौस साहब, आपसे अगर इसी जो कंटेंट्स हैं इनकी बात करें तो ऑपोजिशन जो आपको मिल रही है, मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आज देखी होगी, वो तो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम बदल कर फिर क्या करें, बनी गाला रख लें। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग नेशनल इंटरेस्ट को हिट करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। जी, लायक फाइनेंस मिनिस्टर से पूछे कि उसने कितने प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की है। अच्छा, इफ ही इज कंसर्न्ड अबाउट द IMF प्रोग्राम, क्या उसने डिटेल्स शेयर की हैं इनसे, फाइनेंस मिनिस्टर से, या ये डिक्टेटर हैं, बादशाह हैं? जी ठीक है। बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ सर वापस आ चुके हैं, उनका कमेंट ले लेते हैं। बिलाल साहब, आप कहा था महंगाई मार्च। ठीक है बिलाल साहब, आप बताइएगा, ये कॉल, इसके कंटेंट्स जो हैं वो आवाम के सामने अब आ चुके हैं और इस पर PTI का रिस्पांस यही है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द कॉल एक्चुअली, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही हो, सरप्लस नहीं है, सैलाब की सूरत हाल है, ये पहले ही क्लियर है। आपका रिस्पांस क्या है इस पर? ये तो जी चोरी और सीना जोरी तो इनका वतीरा है जी, और पहले भी ये बेशर्मी का हमेशा जब भी पकड़े जाते हैं इसी तरह बेशर्मी और ढिठाई का मुजाहरा करते हैं। तो ये तो इनकी पार्टी पॉलिसी है
और ये पार्टी पॉलिसी इनके लीडर से ही आती है। इमरान खान साहब का भी रवैया अवाम की तरफ भी, रियासत की तरफ भी, आइन की तरफ भी, हर बंदे की तरफ यही है जो उनके ऊपर उंगली उठाता है, जो उनके सवाल पूछता है। तो ये एक बिल्कुल इनकी एक बात पकड़ी गई है। इन लोगों ने ये दावा किया था कि ये तो जी हमने लेटर इसलिए लिखा क्योंकि हमारे कंसर्न इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो वैसे ही कोइंसिडेंटली ये बात ही हमारे कंसर्न थे, हम तो आपसे इसलिए रेज कर रहे हैं। इस कॉल के अंदर इस तरह वाजे हुआ है कि शौकत तरीन साहब का जो रवैया और जुबान थी, फिर आगे से तैमूर झगड़ा साहब जिस तरीके से कह रहे हैं जी मैं उनकी नंबर 2 को, IMF की नंबर 2 को जानता हूँ, हम उनको कॉपी भेज देंगे, हम उनको कॉपी भेज देंगे। दूसरी तरफ दूसरी कॉल में जब शौकत तरीन साहब मोहसिन लगारी साहब से बात कर रहे हैं और मोहसिन लगारी साहब उनसे आगे से पूछ रहे हैं कि इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा, तो आगे से शौकत तरीन साहब किस तरह आए बाएं करते हैं वो भी आपके सामने। तो इस चीज से वाजे क्या होता है जी, वाजे ये होता है कि ये लोग तुले हुए हैं कि अब अगर इतनी मुश्किल से अवाम ने जो कुर्बानी दी है पिछले 2-3 महीनों में, ठीक है हमारी हुकूमत ने आके फैसले किए, मुश्किल फैसले किए, मगर उन मुश्किल फैसलों के नतीजों में अवाम ने ही कुर्बानी दी है और हमारी हुकूमत ने अवाम से दरख्वास्त की ये कुर्बानी देने के लिए ताकि हमारी मईशत फिर से अपने पाँव पे खड़ी हो सके, ये IMF का प्रोग्राम फिर बहाल हो सके। जब इनको नजर आया कि बहाल होने वाला है तो इनने जानबूझ के कदम उठाया, इस नीयत से उठाया कि IMF का प्रोग्राम बहाल ना हो, इस नीयत से उठाया कि जिस तरह वो डिफॉल्ट की तरफ मईशत को धकेलना चाहते थे, जिस तरह वो धकेल कर गए, मार्च के अंदर खुद अपने तयशुदा मुआहदे की जब खिलाफ वर्जी की, जब IMF को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ने वो मुअत्तल किया प्रोग्राम और ये जानते रहे कि अगले चंद माह में हमारे डॉलर खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी कुर्सी जा रही थी, क्योंकि उनकी हुकूमत जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम जो बची कुची मईशत रह गई है हमारी 4 साल की तबाही के बाद, हम उसको भी आग लगा के जाएं ताकि आगे आके संभालें। तैमूर साहब लेकिन मिफ्ता इस्माइल से हमने आके इस आग को बुझाने की कोशिश की तो उन्होंने फिर से आके ये वाजे आज हो गया कि किस तरीके से इन्होंने फिर सिस्टमैटिकली फैसला करके शौकत तरीन साहब से अपने दोनों वजीर खजाना को कॉल करवा के ये लेटर लिखवाए और फिर आगे लिखवाने की कोशिश की। मोहसिन लगारी साहब ने रजिस्ट किया, ये तैमूर झगड़ा साहब ने ये लेटर खुशी खुशी लिखा और किस तरीके से IMF को कॉपियां भेजी इस नीयत से कि ये प्रोग्राम ना हो सके। बिलाल साहब तैमूर साहब तो ये कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल इस्तीफा दें, वो मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने कोई लेटर नहीं लिखा। उन्होंने वजीर खजाना को लिखा है ना, मिफ्ता इस्माइल साहब को वो लेटर लिखा है और कॉपी फिर कॉल से आपको नजर आ रहा है कि उन्होंने IMF को कॉपी भेजी है इस नीयत के साथ कि IMF को कहें कि जी ये आप प्रोग्राम ना करें, ये इनके साथ ना करें। तो किस चीज का वो इस्तीफा दें और कौन सा लेटर नहीं लिखा? लेटर तो लिखा है, लेटर सामने, लेटर की कॉल भी आ गई, लेटर की कॉपी 2 दिन हमारे सामने थी, तो कौन सा लेटर है जिसको वो डिनाई कर रहे हैं? बिलाल साहब इस बात पे आपका क्या रिस्पांस होगा कि PTI के जो कायदीन हैं या फिर PTI के दीगर रहनुमा असद उमर साहब हों या जो इस पर कमेंट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस कॉल में जो गुफ्तगू हो रही है वो रियलिटी है, सैलाब आ चुका है, सरप्लस नहीं क्रिएट हो सकता, सूबे जो हैं वो टारगेट मीट नहीं कर सकते, इसको एड्रेस कर देना या इसकी बात कर देना कैसे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ये समझाइए। सर बात ये नहीं है, बात ये है कि हो सकता है कि सूबों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हों बजट के हवाले से, यकीनन हर सूबे के वज़ीर खजाना का फिर वफाक के वज़ीर खजाना की आपस में एक इंटरेक्शन है, एक दूसरे के बजट्स और जो आपकी बजटरी नीड्स है उसके ऊपर एक मुकालमा करना भी उनका हक है, मगर यहाँ पे बात इसके मुतालिक है नहीं। ये अब इस इशू को जानबूझ के उलझा रहे हैं। आपको कॉलों से आया हो गया है कि इस टाइम पे ये टाइमिंग ही लेटर की मकसद ये था कि जुमे के दिन ने ये लेटर इसलिए इशू किया ताकि ये जो हमारा ये जो IMF की बोर्ड मीटिंग से 1-2 दिन कबल इसलिए इन्होंने इशू किया ये लेटर क्योंकि उनको पता था कि आगे बोर्ड मीटिंग आ रही है और यही हम कह रहे थे। और आज जब ये लीक्स कॉल्स इनकी निकली है तो ये हकीकत सबके सामने आया हो गई है कि ये लेटर निकालने का मकसद भी ये था कि ये 3-4 दिन में लिखे और जल्दी लिख के IMF को कॉपी भेज दे। IMF के नंबर 2 का तैमूर झगड़ा साहब कहते हैं मैं जानता हूँ जी, शौकत तरीन साहब IMF का जिक्र करें, यहाँ पे मकसद इश्यूज को उठाना नहीं था। इश्यूज हो सकते हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी खेती के प्रोविंस के फाइनेंशियल इश्यूज हैं या वो मैटर्स हैं जो वो डिस्कस करना चाहते हैं वफाक के साथ, वो एक सेपरेट इशू है। यहाँ पे ये नीयत ही नहीं थी। यहाँ पे नीयत वो थी जो फवाद चौधरी साहब 2 दिन पहले टीवी पे कह चुके हैं कि वो कहते हैं कि पंजाब और खेती खेलते हुए तो देखते हैं किस तरह IMF प्रोग्राम कर ले। तो ये IMF के प्रोग्राम को गिराना ही इनका मकसद था कि जो आग ये लगा के गए थे मार्च में, जो पिछले 3 महीने में हमारी हुकूमत ने बुझाई है, अब इनको इस चीज का दर्द है कि आग क्यों बुझी।
ये मईशत सही। क्यों संभल रही है, इसलिए ये फिर से आग लगाने पे तुले हैं और आज इनकी ठीक है। चोरी पकड़ी गई है। फिरदौस साहब, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ये फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू की बात की है बिलाल साहब ने, तो वो तो कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू के अंदर कि हम अगर चाहें IMF का प्रोग्राम रुकवा सकते हैं। तो ये बात तो पहले ही ऑन रिकॉर्ड है जिसको आप डिनाई कर रहे हैं। जी मुजम्मिल साहब, ये तो वो लोग हैं जब PTI ने IMF का प्रोग्राम किया था और हम कहते थे कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो इनकी काबिल टीम, इनके सारे लायक नालायक वजीर आलाज और वजीर आजम की जो फौज इन्होंने अपने अंदर शामिल की हुई है, ये 13 पार्टियों का चूरन, सबने मिलके ये कहा था कि ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। तो अगर आज निकलने की हम बात कर रहे हैं तो इन्हें तो हमारा साथ देना चाहिए। इसलिए ये तो कभी भी IMF के प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे थे, अब ये कह रहे हैं ये मजबूरी है। दूसरी चीज, अगर इनको इतनी हमारी कौम से मोहब्बत है तो रशिया से तेल क्यों नहीं लेते भाई सस्ते दामों? गद्दारी तो तुम वहां कर रहे हो। तुम इसलिए तो अपने अमरीकी आकाओं के कहने के ऊपर चल रहे हो, ना सस्ती गेहूं ले रहे हो, ना सस्ता तेल ले रहे हो, जबकि सारी बाकी दुनिया ले रही है। हिंदुस्तान भी ले रहा है, साउथ अफ्रीका भी ले रहा है, चाइना भी ले रहा है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं होती। खुददार कौम बनो, करो ना, खड़े हो टैक्सेस के तक। फिर तुमने जो है घुटने टेक दिए ताजिरों के सामने। कोई नई टैक्सेशन पॉलिसी लाए, कोई टैक्स बेस बढ़ाने की बात की। तुमने क्या कहा? तुम आए थे महंगाई कम करने। इस महीने का SPI इंडेक्स किधर है जनाब आली? ये जो मुशीर आला या नालायक जो सिर्फ किधर का वजीर आजम रह गया, इस्लामाबाद का वजीर आजम, ना उसकी हुकूमत है KP में, ना पंजाब में, ना सिंध में, ना बलोचिस्तान में। वो सिर्फ इस्लामाबाद का वजीर है, क्राइम मिनिस्टर है। सिर्फ अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए आए थे ये। इनको कोई मुल्क से दर्द नहीं है। फिरदौस साहब, जो मोहसिन लगारी साहब ने सवाल किया कि क्या रियासत को इससे नुकसान होगा, तो वो सवाल ठीक किया उन्होंने? मुझे मुकम्मल कर कीजिए आप। 70 साल की इस मुल्क का ये हशर किया है, ये 3 साल की हुकूमत में क्या रोएंगे? सारी कौम इमरान खान के साथ कराते इंतखाब। दूसरी चीज है, इंतजार करते 3 महीने, सब्र करते, जब और दिवालिया निकलता। जिस वक्त इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी है $17 बिलियन थे, आज आप अंडर 9 बिलियन 8.7 बिलियन पे खड़े। फिर कहते हैं इमरान खान ने क्या गलत किया है? भाई आपका अगर इससे कम होने थे तो आपने अपने गले पे क्यों ये सेरा बांधा है? ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। ठीक है फिरदौस जी, फिरदौस साहब आपसे पूछना यही चाह रहे हैं ना, जो अभी इशू चल रहा है, वो मोहसिन लगारी साहब ने जो सवाल कर लिया कि क्या ऐसा करने से रियासत को नुकसान पहुंचेगा, उनके जहन में ये सवाल कैसे फिर खड़ा हो गया अगर कुछ गलत था ही नहीं इसमें? क्या वो सही सवाल किया उन्होंने? देखिए, मैं आपसे सवाल हर तरीके से होते हैं, मैं तो ये नहीं कह रहा आपने मेरी बात को गलत किया। मैं तो बिलीव करता हूं कि बगैर IMF के प्रोग्राम के पाकिस्तान जिस हाल में इन्होंने पहुंचाया हुआ था वो नहीं पहुंच सकता। क्या मिफ्ता इस्माइल ने सच बोला है कि जो डेट बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेट ज्यादा लिया है? जो डेट बढ़ने की वजह ये डिवैल्यूएशन है, और डिवैल्यूएशन की वजह क्या PTI ने पैदा की थी या करंट अकाउंट डेफिसिट ने पैदा की थी? वो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या PTI पैदा करके गई थी या PMLN की हुकूमत ने और केयरटेकर सेटअप ने क्रिएट किया था? जब हमने वो डिवैल्यूएशन की थी तो इन्होंने बड़ा शोर मचाया था। जब इन्होंने हुकूमत ली तो उस वक्त जो रुपए की कीमत थी और आज जो रुपए की कीमत है उतना शोर मचाए ना कि जुल्म हुआ। ये डबल स्टैंडर्ड्स के साथ क्या काम हो रहा है? 12 रुपए तेल की कीमत बढ़े तो महंगाई मार्च, और 100 रुपए बढ़ जाए तो सो जाओ, कौम के सामने झूठ बोले जाओ। नहीं, वो कहते हैं वो इसी के रिजल्ट्स हैं जो 2019 में आपने डील की थी IMF से। ये सब कुछ इमरान खान का किया हुआ है भाई। फिर इंतजार करते, इमरान खान का किया हुआ था तो इमरान खान को भुगतने देते। तुम्हें जल्दी क्या थी? तुम एक थंपिंग मेजॉरिटी से आते। तुम आज इंतखाब करा दो, कौम को फैसला करने दो कि इमरान खान नुकसान कर रहे हैं या तुम्हारे करतूत खराब है। ठीक है बिलाल साहब,
ठीक है बिलाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, आप इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इससे। कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ पे खत्म की, ये फिरदौस साहब ने जी माजरत की, मैं जी जी भूलना थी इसलिए मैं जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस साहब ने पहले बात की, फिरदौस शमीम साहब ने जी पहले बात की कि IMF ये तो जाना ही चाहते थे, ये तो कि जी ये तो इसके हक में नहीं थे कि हम जाएं, ऐसी बात नहीं है, हमने कभी ये नहीं कहा था कि IMF में ना जाए। हाँ, IMF के साथ अब जिन शराइत पे बात करेंगे उसके ऊपर तनकीद करना, उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना ऑपोजिशन का काम था भी, और हम पहले भी करते आए हैं और आइंदा भी करेंगे, और ये तरीका और इन चीजों को हम पहले भी देखते रहेंगे। ये हमने कभी नहीं कहा था IMF प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए, मगर हाँ उसकी शराइत पे जरूर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और क्योंकि उसकी भी बड़ी एक लंबी दास्तान है कि असद उमर साहब को पहले 10 महीने में वज़ीर खजाना रखा, जब उन्होंने IMF का प्रोग्राम पहले कहा नहीं जाएंगे IMF, जब चले गए तो आखिरी दिनों में IMF के मुआहदे करने से पहले इनको फारिग करके हफीज शेख साहब को ले आए, फिर एक फाइनेंस सेक्रेटरी साहब वहाँ पे होते थे, उन्होंने जब सवाल उठाया कि आप बहुत फ्रंट लोड कर रहे हैं, आवाम पे बोझ पड़ेगा, तो उनको घर भेज दिया गया। इसलिए इन चीजों में ना पड़े, असद उमर साहब को परफॉर्मेंस पे उस टाइम पे फारिग किया था पूरा साल IMF का प्रोग्राम नेगोशिएट करके। दूसरी मेरे भाई ने बात की रशिया के बारे में, सर जी दूसरी उन्होंने बात की थी रशिया के बारे में, तो रशिया का भी, रशिया के तेल की हकीकत ये है कि इनकी कोई बात नहीं हुई रशिया के विजिट के बाद। जब ये आए थे तो उनके जो मुश्तरका जो बाद में रिलीज होता है उसमें कोई तेल का जिक्र नहीं था। जाते जाते हमाद अजहर साहब ने एक यकतरफा चिट्ठी लिख दी थी जिसका कोई जवाब नहीं आया था, और उसमें 2 दिन पहले लिखी थी जाने से। जी जी बिल्कुल। तीसरी बात, मेरे भाई ने, क्योंकि अब इनको पास पॉइंट्स नहीं होते तो ये यही करते हैं कि ये फिर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो गद्दार गद्दार इन्होंने फिर से कहा, तो गद्दारी की ये बातें ना करें। फॉरेन फंडेड पार्टी कौन सी है ये सबके सामने आ गया है, इन तो कौन सी जमात है जिसका लीडर सियासत और खैरात के नाम पे पैसे बटोरते हुए पकड़ा गया है, कौन है जो वूटॉन क्रिकेट क्लब से और आरिफ नकवी को फ्रंटमैन बना के बाहर से डॉलर इलीगल फॉरेन फंडिंग करता रह गया है, ये सबके सामने बनी गाला किस तरीके से चलाई जाती है सबके सामने, इसलिए इन बातों में ना पड़े। और जो अमेरिकी साजिश की भाई ने बात की, इसकी हकीकत भी सबके सामने अब यहाँ हो गई है। डोनाल्ड लू का शोर मचाया था, जिस दिन का ये 8 मार्च के साइफर का जिक्र करते हैं तो उसके चंद दिन बाद ही अमेरिकी सफारत अमेरिका में अपनी एम्बेसी में उसको दावत दी हुई थी, और फिर अंडर सेक्रेटरी को आपने OIC में भी बुलाया हुआ था, और अब फिर माजरतें करते फिर रहे हैं, और फिर 34 गाड़ियां भी ले रहे हैं। तो ये अल्लाह जाने इनकी कौन सी बयानिया। अच्छा बिलाल साहब, इनकी तहरीक इंसाफ की रहनुमा कवल शोज़ेब और उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट भी आई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक छीना है आपकी हुकूमत ने, तो इसीलिए अब जो ये फंड मांग रहे हैं वो इनको ना दिए जाएं। जी ये सोने पे सुहागा है जी, कि देखिए एक कमाल है कि एक तो इनसेंसिटिविटी की हद आप देखें कि ये मुल्क के हालात देखें, और ये अपने जलसे जुलूस करने में लगे हुए हैं, और वो जिस तरीके से आवाम ने उनको दर्दनाक तरीके से कल रिजेक्ट किया जेल में, वो भी सबके सामने है कि चंद 100 लोग शायद मुश्किल से सामने मौजूद थे। और जिन खातून का आप जिक्र कर रहे हैं, इन खातून ने तो कमाल ही कर दिया जब इन्होंने ये एक्टिवली सियासी लीडरशिप का, और शायद खान साहब को ऐसी बातें पसंद है इसलिए इस तरह के लोग इनकी पार्टी में तरक्की करते हैं कि जो एक्टिवली लोगों को कह रही हैं कि आप डोनेट ना करें सैलाब की तरफ। और ये जो उन्होंने बात की, दूसरी बात जो ओवरसीज राइट्स की, तो ये अगेन इनका तरीकेकार है कि ये लोग बात को ट्विस्ट करें। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन बिल यकीनन ओवरसीज को हक मिलना चाहिए, मगर उसका तरीकेकार सोच समझ के होना चाहिए। बट इन एनी केस ये कमाल ही बात थी कि, और निहायत बिल्कुल जी, बड़ी हैरानकुन बात है। लेकिन बिलाल साहब ये एक शॉर्टली बताइएगा कि ये भी अब तासुर इस कॉल से ये जो आया है, इस पे फिरदौस साहब का कहना ये है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, प्राइवेट कन्वर्सेशन करो वो भी लीक हो जाती है, तो ज़्यादा बड़ी वायलेशन तो ये हुई कि इस कॉल को लीक क्यों कर दिया गया, जो अंदर हो रहा है इस कॉल के वो तो बाद में देखेंगे। मुझे नहीं पता कि इस लीक कॉल की सोर्स क्या है, और मैं कभी भी कंडोन नहीं करूंगा कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस टैप हों, ठीक है जी। तो इसलिए इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस तरीके से प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को ना टैप होना चाहिए, ना लीक होनी चाहिए। मगर इस केस में क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन हमारे सामने आ गई है, और क्योंकि एक ऐसी बात से जुड़ती है जो कि चिट्ठी इन्होंने चंद दिन पहले लिखी, जो हमारे नजदीक एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि ये लोग हमारी रियासत की जो एक क्रिटिकल अभी एक जंक्चर पे जहां पे हम IMF प्रोग्राम को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसको दाव पे लगाने के लिए तैयार थे, और फिर उससे इनकारी हो रहे थे क्योंकि वो हकीकत यहाँ हुई है, इसलिए आज इसको सामने मंजर आम पे आने से ये चीज वाज़ेह हुई है। ठीक है, फिरदौस साहब आपसे आखिरी सवाल जो है ना वो ये होगा कि अभी रिसेंटली इस कॉल के अंदर जो गुफ्तगू सामने आती है उसमें कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए ऐसा करना है, आप ये कह रहे हैं कि सच बात ही यही है, तो ये प्रेशर टैक्टिक नहीं है, फिर किसकी माने सर, आपकी मान लें या शौकत तरीन साहब की मान लें? एक चीज देखिए, अभी ये कहा गया कि रशिया को हमने तो कोई खत नहीं लिखा,
रशिया के बारे में कोई बात भी नहीं हुई। रशिया इमरान खान के जाने पे अमेरिका नाराज भी नहीं हुआ, ये भी शायद ये दुरुस्त कह रहे हो। तो ये बता दें इन्हें किसने रोका है? हिंदुस्तान तेल ले सकता है रशिया से सस्ता, आपने क्यों नहीं लिया? चलिए इमरान खान नहीं ले सका, पहले महीने नहीं ले सके, आपको तो अब आए हुए चौथा महीना हो गया चंदा, अब तुम्हारे पास क्या वजह है ना लेने की? इसके चलिए इमरान खान ने तो नहीं बात की थी दुनिया में क्या रशिया सस्ता तेल बेच रहा है या नहीं बेच रहा, आप क्यों नहीं ले? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप भी मुजम्मिल साहब सही कर दीजिए, वो भी कर दीजिए। दूसरा, चाहे किसी की बात भी कर लीजिए, पूरा प्रोग्राम इनको दोबारा सुनवा दीजिएगा। मैंने इस वक्त के जुमरे में जितनी गुफ्तगू हुई, मैंने लफ्ज गद्दारी का इस्तेमाल ही नहीं किया इनकी लीडरशिप के लिए। वैसे मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के गद्दार हैं, लेकिन अच्छा। मैंने आज नहीं किया, तो इनके कानों सर, अब में तो भी कर दिया ना गड़बड़ आपने। हो गई है। नहीं, मैंने इस जुमरे में जितनी गुफ्तगू आज हुई, ये काम ये करते हैं कि जब इनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं रहता तो वो इस किस्म के चार्जेस लगाते हैं। सर प्लीज कॉल पे आ जाइए सर, जो जहां तक कॉल से मुतल्लिक सवाल है उस पर यही है कि जो प्रेशर टैक्टिक है उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं IMF की डील से। कपिल साहब एक मिनट, अभी भी जो इन्हें कितने अच्छी ले, मैं कंडोन नहीं कर सकता, हुकूमत में ये पकड़ते क्यों नहीं है जिस आदमी ने ये ट्रैक कॉल को ट्रेस किया? जो ये बता रहे हैं कि ये असल में हुकूमत में नहीं है, इसलिए ये इनकी जिम्मेदारी है मेरी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ये इतने बेबस हो गए कि इनको पता नहीं चलता कि इनकी किस एजेंसी ने ये कॉल ट्रेस की है। तो ये किस बात के वजीर आजम है? कटिंग सच अ सॉरी फिगर। अब जो ये बात आ गई है सामने तो हम ये गुफ्तगू कर सकते हैं। भाईजान ये बात सामने आ गई है कि आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि आपकी नाक के नीचे जो बात हो रही है आप उसका पता चला सके कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो गुफ्तगू इसमें सामने आई है वो भी खासी अस्टाउंडिंग है, और इन्वेस्टिगेशन से ही मालूम होगा क्या है कि कंस्पिरेसी है या नहीं। फिरदौस शमीम नकवी साहब और बिलाल अज़हर मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर सैलाब की सूरत हाल से मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब की सूरत हाल की बात करें तो 1000 बल्कि 1100 से ज़ायद ये हलाकतें हो चुकी हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए जो इवैक्यूएशन के प्रोग्राम्स हैं वो भी शुरू किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, और मुख्तलिफ़ इलाकों में जो रिलीफ़ की कार्रवाइयाँ हैं, ख्वाह वो एरियल रिलीफ़ हो या फिर ऑन ग्राउंड जो है वो एक्सेस किया जाए लोगों को वहाँ से निकालने के लिए, वो जारी हैं। और साथ साथ 4 लाख अफराद का नंबर बताया जा रहा है जिनको अब तक रेस्क्यू कर लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर जनूबी पंजाब की बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें, तमाम सूबे ही इस आफत से दो चार हैं जो कि मज़ीद अब इंटेंसिफाई होती जा रही है। तो इसी पर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर सैफ मौजूद हैं, तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के। सैफ साहब, रिलीफ कार्रवाइयाँ जो हुकूमत कर रही है वो कहाँ तक पहुँची हैं, कौन कौन से इलाके मुतासर हैं, और रेस्क्यू के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? जी, जहाँ तक मुतासरा अजला का ताल्लुक है, तो जिस वक्त सैलाबी रेलों की सूरत हाल शुरू हुई और रेलें आने शुरू हुए तो ज्यादातर जो नुकसान हुआ वो शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में हुआ, जहाँ स्वात, दीर और कोहिस्तान के अजला हैं। वहाँ चूंकि पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी नदी नाले हैं, उनमें बहुत तेजी से पानी आया जिसकी वजह से सड़कों को नुकसान पहुंचा, पुलों को नुकसान पहुंचा, और जो नालों और नदियों और दरियाओं के किनारे पर तामीरात थी उनको नुकसान पहुंचा, उन देहातों को नुकसान पहुंचा। तो लेकिन अब वहां से वो रेले गुजर चुके हैं। अब वहां जो नुकसान हुआ है सिर्फ उस नुकसान को ठीक करना, सड़कों को ठीक करना, बहाली करना, पुलों को ठीक करना ताकि लोगों की आमद-ओ-रफ्त बहाल हो, और जो दूर अफ्तादा दर्रों में और पहाड़ों में लोग महसूर थे इस सूरत हाल में, उन तक खुराक और बाकी इमदादी सामान पहुंचाया जा सके। इस वक्त तवज्जो सारी जो है वो रेस्क्यू से अब रिलीफ ऑपरेशन की तरफ आ गई है। दूसरी तरफ जो नुकसान हुआ है वो मरकजी खैबर पख्तूनख्वा में जिला नौशहरा में और जिला चारसदा में हुआ है। चारसदा में तो एक 26 तारीख की रात को एक हंगामी सूरत हाल पैदा हुई जब मुंडा हेडवर्क, जो कि पानी का एक डैम है, जखीरा है, वहां से जो है दरिया स्वात पे उसमें पानी बहुत आया और वो टूट गया, जिसकी वजह से पानी का एक बहुत बड़ा रेला चारसदा शहर की तरफ गया।
लेकिन अल्लाह के फजल से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ इतना हुआ है कि कुछ देहात जो दरिया के किनारे वाक़ थे उनमें घरों में पानी आ गया, और वो देहात जो हैं वहाँ पर अभी भी पानी खड़ा है। कुछ दिनों में जब पानी वहाँ से निकल जाएगा तो इंशाल्लाह लोग भी वापस आ जाएंगे, बल्कि कई जगहों में तो लोग वापस जा भी चुके हैं। अलबत्ता घरों को, क्योंकि देहात में कच्चे घर होते हैं, उनको नुकसान पहुंचा है, उसके लिए भी हुकूमत जो है वो इमदादी रकूम की तकसीम कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अभी रिसेंटली ही, कुछ हफ्ता पहले ही अहकाम दिए थे कि जिन तबाहशुदा घरों के लिए पहले 3 लाख रुपए दिए जाते थे, अब वो रकम बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये रकम भी असेसमेंट के बाद इंशाल्लाह तमाम लोगों को दे दी जाएगी। बाकी भी रिलीफ का काम जारी है। उसके अलावा थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो सैलाब की वजह से जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था, डेरा इस्माइल खान और टांग के अजला में, और वहाँ भी वजह यही थी कि जनूबी वजीरिस्तान के पहाड़ों पर बारिश हुई तो पानी वहां से आया, और टांग और डेरा इस्माइल खान चूंकि नशेब की तरफ है तो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। वहाँ भी घरों को नुकसान पहुंचा है, और खासतौर पर उन आबादियों कुछ दरियाओं के किनारे पर हैं, लेकिन वहाँ भी अब अल्लाह के फजल से पानी की सतह काफी नीचे जा चुकी है। हंगामी सूरत हाल कहीं पे भी नहीं है इस वक्त। सिर्फ नौशहरा से कुछ इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे पानी की सतह अभी भी है, लेकिन गुज़श्ता से बहुत ज्यादा अब नीचे आ चुकी है, और सच इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है। लेकिन इंतजामिया भी अलर्ट है, हुकूमत भी अलर्ट है, और लोगों को महफूज मकामात पे पहुंचाया जा चुका है। ठीक है सैफ साहब, लेकिन ये कहना तो गलत नहीं है, कुदरती आफत है, इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते कि इससे जो जितना डैमेज होना है उसको ही रोक लिया जाए। लेकिन अगर मिस मैनेजमेंट की हम अगर बात कर लें तो आपने ख़ुद फरमाया कि दरिया के किनारे ये आबादियाँ जो हैं वहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत बड़ा मसला है। गैर कानूनी तामीरात जो हैं अगर ये रुक जाएँ, अगर इनको गवर्नमेंट रोक ले तो फिर जो नुकसान है वो भी कम किया जा सकता है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे ताकि आइंदा अगर ऐसा सैलाब आता है या ऐसी तबाही आती है तो उससे जो ह्यूमन कॉस्ट है वो कम हो सके? देखें, KP की हुकूमत ने माजी में भी कार्रवाइयाँ की हैं, और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ लोगों ने पानी की जो आबी गुजरगाहें हैं वहाँ पर जो तामीरात की हैं, जिनको मैं नाजायज़ तामीरात कहूँगा, इंक्रोचमेंट्स कहूँगा, उसके खिलाफ इक़दाम भी किए हैं। कई इमारत गिराई जा चुकी हैं और जगह साफ की गई थी। लेकिन मसला ये है कि दरियाओं के किनारों पर ये जो ज़मीनें हैं ये ज़ाती मलकियत की हैं, आवाम की मलकियत होती है, प्राइवेट मलकियत है। वहाँ पर जब वो कोई इमारत तामीर करने लगते हैं तो हुकूमत ज़रूर एक्शन लेती है, लेकिन वो अदालतों में जाके दावा करके स्टे ले आते हैं। अदालतों से जब स्टे आ जाता है तो फिर हुकूमत के हाथ बंध जाते हैं, फिर हुकूमत कुछ कर नहीं सकती। अगर करती है तो तौहीन अदालत के मुकदमे बनते हैं सरकारी एहलकारों के खिलाफ, और उसी से ही फायदा उठा के वो लोग फिर तामीरात कर जाते हैं। तो अब हुकूमत की तरफ से पहले भी इक़दाम किए जा चुके हैं, लेकिन अब इस सूरत हाल के बाद तो मैं ये समझता हूँ, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस बात का ऐलान भी कर रखा है कि अब हम किसी सूरत में 1 इंच भी गैर कानूनी तामीर की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि जो थी वो तो बह गई, और अदरवाइज हम कानून साजी भी करने लगे हैं ताकि इन इमारत को इस सिचुएशन को ठीक किया जा सके। लेकिन इसमें मैं चाहूंगा कि आपके टीवी की वसातत से आवाम को कम से कम ये जरूर मैसेज दूं कि खुदा के लिए अपनी जिंदगियों से भी ना खेलें और अपने माली वसाइल को भी जाया ना करें। सरकार इस तरह की तजावुजात बनाने का अल्टीमेट नुकसान आपको ही होगा। इसलिए जैसे कि स्वात में हुआ, जैसे कि दीगर इलाकों में हुआ कि जब सैलाबी रेले आए तो 30-30 करोड़ की इमारतें जो हैं वो आनन फानन बह गई। तो इससे जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी। ये भी नहीं करना चाहिए, आवाम को भी इसमें आगाही होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत भी सब संजीदा तरीके से इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इक़दाम करेगी ताकि आइंदा किसी सूरत में ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि ये जो ह्यूमन कॉस्ट है, ये तबाही है, इसको रोकने के लिए लोगों से भी अपील करनी चाहिए कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको रोकें, और साथ साथ ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन रुकती है तो उससे दरिया के किनारे जो आबादियाँ हैं या जो गुजरगाह है पानी की उसके दरमियान में जो आबादियाँ हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी, जो कि हमने देखा हो रही हैं। स्वात के अंदर देखा, खैबर पख्तूनख्वा में, दीगर जगहों पे देखा, और इस पर यकीनन गवर्नमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा। तो आया अब सूरत हाल यही है कि 1100 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं और रिलीफ़ की कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं, और जितना भी फ़ंड किया जाए आवाम से भी यही अपील होगी उतना कम है इस कैटास्ट्रॉफी को कंट्रोल करने के लिए। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।